आज की एक और बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर है। नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के बाद कांग्रेस इसे बड़ा सियासी इशू बना रही है। आज देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, पटना, रांची, शिमला और भोपाल तक ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। नरेंद्र मोदी की सरकार पर बदले की राजनीति का इल्जाम लगाया गया। दिल्ली में आज सुबह से ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी के हेडक्वार्टर में इकट्ठा हो गए थे। इरादा ईडी के हेडक्वार्टर तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का था, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोगों ने यहां पर नारेबाजी की, प्रोटेस्ट मार्च खत्म हो गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी ने ये चार्जशीट वक्फ बिल के विरोध से ध्यान हटाने के लिए दायर करवाई है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बीजेपी ने अपनी अलायंस पार्टनर ईडी को एक्टिव कर दिया है। पहले 55 घंटे बुला के पूछताछ करना राहुल गांधी जी से, बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी को बुला के उनसे पूछताछ करना, और अब चार्जशीट के जरिए एक बार फिर से डराने की कोशिश है। जब पूरे देश का आरोप यह है कि वक्फ की जमीनें सरकार हड़पना चाहती है, तो उस आरोप से ध्यान हटाने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता अधिवेशन के बाद आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, तो गुजरात में कांग्रेस की सक्रियता आने वाले बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, 400 पार के नारे का 240 पे सिमट जाना, ये तमाम चीजें हैं। सिर्फ दो बैसाखियां हट जाएं, एक नीतीश जी की और एक चंद्रबाबू जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान बचाने वाले सबसे बड़े नायक को डराने की कोशिश है। हम डरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा पाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने शेर पढ़कर बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने भी शायराना जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 50 साल के राज के बाद भी कांग्रेस अपने अखबार को, अपनी विरासत को बचा नहीं पाई। इसका मतलब है कि कांग्रेस के नेताओं की नीयत अखबार चलाने की नहीं, अखबार की आड़ में पैसा कमाने की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दाम पर एक परिवार के हवाले कर दिया गया, इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के नेताओं ने गड़बड़ी नहीं की तो फिर डर क्यों रहे हैं? वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है, जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई, जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा मिल रहा था? यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले। और इसके बाद बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने हेराल्ड केस के कानूनी पहलू को एक्सप्लेन किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हेराल्ड केस में पूरी दाल ही काली है। जिस एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड में 5000 शेयर होल्डर थे, कांग्रेस ने उस कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी को एक परिवार की संपत्ति बना दिया। रविशंकर प्रसाद ने बताया, एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ने एक प्राइवेट कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया, ताकि उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पा जा सके। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के लिए शुरू से ही विज्ञापन बटोरने और सरकारी संपत्ति हड़पने का जरिया था। अब जांच होगी
तो सारे कारनामे सामने आएंगे। इसीलिए कांग्रेस के नेता इतने परेशान हैं। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी, क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। तो फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने शेयर खरीदे उसके। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया। क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कैसे डिफेंड किया, यह भी मैं आपको सुनवा देता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ईडी का केस बेबुनियाद है, क्योंकि एजेएल और यंग इंडियन के बीच जो डील हुई वो कानूनी दायरे में हुई। जो कुछ हुआ नियम कानून के हिसाब से हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून का हवाला देकर बताया कि अगर यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए के बदले एजेएल के शेयर्स लिए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था और वो ये बात कोर्ट में साबित करेंगे। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया और एजेएल को एकदम दूर दराज की स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप जानते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आईबीसी में जिसको हेयरकट कहते हैं, असाइनमेंट अलाउ होता है। यहां ऋण होता है 100 करोड़ का, असाइनमेंट होता है 10% में, 20% पे। वो तो बाहर के स्ट्रेंजर को हो जाता है, अलाउड है कानून में। यानी मेरा जो ऋण है, मैं 1 करोड़ की जगह 10 लाख में इनको ट्रांसफर कर, 10 लाख देंगे मेरे को, वो इस ऋण की हकदार ये हो जाएंगी। फिर ये इनको सू करेंगी, जितना मिलेगा इनको जाएगा। 10% 90% हेयरकट हो जाता है। इसमें तो बाहर का स्ट्रेंजर कोई था ही नहीं। एजेएल इतने दिनों से जुड़ी हुई थी कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, अगर उसको डेट फ्री करना है एजेएल को, तो उसको कॉर्पोरेटाइज करके उसने ट्रांसफर किया 50 लाख पे। ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ डेट इज ए नोन फिनोमिनन इन लॉ। हाउ इज इट इलीगल? इस मामले में सबसे इंटरेस्टिंग बात कही अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा वो पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि सारे फसाद की जड़ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। कांग्रेस ने ईडी बनाई, अब कांग्रेस ही इसका खमियाजा भुगत रही है, इसलिए ईडी को खत्म कर देना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हेडार से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। असल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई है उसे कांग्रेस के नेता बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने संगठन मजबूत कर लिया, इससे बीजेपी घबरा गई और ईडी को भेज दिया। कोई कह रहा है वक्फ कानून से ध्यान हटाने के लिए केस किया। किसी ने कहा बिहार में चुनाव है इसलिए नेशनल हेराल्ड का केस खोल दिया गया। मजे की बात है कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी और शेयर होल्डिंग के ट्रांसफर का केस तब फाइल हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कई साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद अब जाकर चार्जशीट फाइल हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने जानबूझकर इस फैक्ट को इग्नोर किया। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस पर खत्म नहीं हो जाती। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील के केस में आज लगातार दूसरे दिन 5 घंटे तक पूछताछ हुई।
नोट करने वाली बात यह थी, आज सुबह जिस वक्त रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस में पहुंचे तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। वाड्रा से ईडी ऑफिस में पूछताछ हो रही थी और प्रियंका रिसेप्शन पर बैठकर रॉबर्ट वाड्रा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आज दोपहर में रॉबर्ट वाड्रा को लंच ब्रेक दिया गया। उस वक्त प्रियंका उनके साथ निकली। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसानों की जमीन सस्ते में खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करवाकर 10 गुनी कीमत पर रियल एस्टेट कंपनी को बेचने का इल्जाम है। 2018 में इस मामले में हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी और बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ खत्म हो गई और ईडी ने उन्हें कल भी बुलाया है।